जाती हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे जॉइंट पे। ये हमारी बॉडी की एक तरीके से मैकेनिज्म भी रहती है। मालूम क्यों? क्योंकि बॉडी को मालूम है अगर हम मसल स्पास्टिसिटी में नहीं लेके जाएंगे तो ये मानेगा नहीं, ये मोशन करेगा ही करेगा, और ये मोशन करेगा तो ये चीजों को और खराब कर देगा, पेन क्रिएट होगा। जब बॉडी को फील होता है ना कि ये मोशन करने पे पेन हो रहा है, तो बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में जाके पर्टिकुलर वहां से जो रिलेटेड जो भी मसल्स हैं उनको स्पास्टिसिटी में भेज देती है। स्पास्टिसिटी में क्यों भेज देती है? अगर वहां स्पास्टिसिटी में भेज देगी तो पर्टिकुलर आप उस पर्टिकुलर एरिया जॉइंट पर मोशन नहीं कर पाएंगे। मगर वो स्पास्टिसिटी, अगर वो स्पास्टिसिटी इस वजह, पहला रीजन। दूसरा, कंटिन्यूअसली अगर आप एक जगह पे मोशन नहीं करेंगे तो स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाती है। वाइस वर्सा हो गई ना, एक ही बात हो गई ना। मोशन नहीं कराना तो स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाती है, अगर स्पास्टिसिटी डेवलप हो गई तो मोशन नहीं कर पाओगे। तो अगर आप कंटिन्यूअसली कुछ महीने मोशन नहीं करते तो स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाएगी वहां पर। तो हमें स्पास्टिसिटी बाद में जब ट्रीट हो जाता है तो हम धीरे धीरे स्पास्टिसिटी भी लूज करते हैं, क्योंकि जब पेशेंट को हम एक्सरसाइजेस कराते हैं तो पेशेंट एक्सरसाइजेस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मसल स्पाज्म में चली जाती है। तो हम धीरे धीरे स्पाज्म को भी लूज करते हैं। स्पास्टिसिटी एक्सरसाइजेस करा के मसल का स्पाज्म लूज करके क्यों करवाते हैं? क्योंकि जिससे वो एक्सरसाइजेस कर सके। ये बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, वो तुरंत मसल को स्पाज्म में पहुंचा देता है कि यहाँ पर वो रुक जाए, तो वो फर्दर लंबर लॉर्डोसिस को लॉस करवा देती है। प्लस स्कॉलोसिस भी मिलने लग जाता है। स्कॉलोसिस का मतलब समझते हैं क्या होता है? अगर आपका कर्व है, क्या है ये कर्व? नॉर्मल बॉडी का कर्व है, वो सीधी आती है स्पाइन, अगर आप पीछे से देखेंगे तो वो हल्की सी टिल्ट हो जाती है। क्यों? मसल्स की वजह से। मसल्स स्पास्टिक में चली जाती है, वो एक तरफ खींच लेती है, एक तरफ की मसल्स खींच लेती हैं दूसरे के कंपेयर में। तो लॉर्डोसिस भी, या लंबर के रीजन पे आपको दो, देखो स्पाइन पे तो लंबर लॉर्डोसिस लॉस्ट मिलती ही मिलती है। कौन से? सर्वाइकल में, लंबर में भी मिलेगी लंबर लॉर्डोसिस लॉस। मगर लंबर रीजन में आपको पेशेंट में स्क्लेरोसिस भी देखने को मिलता है। वो इसलिए भी हो जाता है, दो रीजन हो जाते हैं। पहला तो मसल भी एक साइड खींच लेती है। मसल अगर एक साइड खींच लेगी तो स्पाइन एक साइड शिफ्ट हो जाएगी, और स्पाइन अगर एक साइड शिफ्ट हो गई इस साइड तो क्या हो गया? स्क्लेरोसिस हो गया। पहला रीजन। बोले सर दूसरा रीजन? दूसरा रीजन ये होता है कि जब पेशेंट को, देखो हमने अभी बात कर चुके हैं बार बार कि पर्टिकुलर कोई नर्व रूट दब रही है, और जनरली एक लिम्ब पर अफेक्ट होता है, यूनिलेटरल। मोस्ट कॉमनली बाइलेटरल जब भी मिलेगा जब पूरी क्वाड एक्वाना दब रही हो, दोनों साइड के, एक ही साइड की नर्व दबती है। जब अब आपने भी फील करा होगा, अगर आपके एक लेग में पेन हो तो आप ऑटोमेटिक उस लेग पे क्या करते हैं? प्रेशर देना बंद कर देते हैं। आप उस पर अपना फोर्स नहीं लगाते, आप उस लेग को आप उठा के चलेंगे, क्योंकि आपको पेन फील हो रहा है। आप जैसे उसको जमीन पर रखेंगे, फोर्स लगेगा तो आपको दर्द होगा, तो आप उस लेग को आप उठाएंगे नहीं। आप उस लेग को क्या करेंगे? उस लेग पे आप प्रेशर नहीं डालते भैया, फोर्स नहीं डालते आप, क्योंकि आपको पेन फील होता है। तो इसी वजह से आप धीरे धीरे कर करके पेशेंट अपने आप को वो, क्योंकि भैया ये एक दो दिन का काम तो है नहीं, एक दो दिन का काम नहीं, ये तो महीनों का काम है। महीनों का काम हो गया ये आपके लिए। तो ये, क्योंकि हमने खुद बोला, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिसीज है और बहुत लॉन्ग टर्म है, तो इतना पेशेंट स्टार्टिंग का तो पेशेंट खुद ही पेन कंट्रोल करता रहता है। पेन कंट्रोल करते वो एक साइड अपने आप अपनी बॉडी के वेट को शिफ्ट कर लेता है। क्यों शिफ्ट कर लेता है? क्योंकि जिस साइड पेन होता है वो वहां से बॉडी के वेट को उठा के दूसरी साइड शिफ्ट कर लेता है जानबूझ के, जिससे पेशेंट को पेन फील ना हो, वरना पेशेंट को हैवी पेन फील होता है। ठीक है? तो इस चक्कर में भी पेशेंट आपका कर लेता है। अब नेक्स्ट है हमारी क्या? स्पाइनल मूवमेंट आर रेस्ट्रिक्टेड, स्कॉलियोसिस आर ऑफ्टन प्रेजेंट रिलेटेड टू स्पाज्म। पूरी अभी आपको मैकेनिज्म बता दी कि स्कॉलियोसिस स्पाज्म की वजह से भी, और हम खुद उसको क्रिएट करने लग जाते हैं, यानी साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल। दो स्कॉलियोसिस के रीजन हो गए। साइकोलॉजिकल क्यों? क्योंकि पेन होता है तो आप एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। फिजियोलॉजिकल क्यों? फिजिकली क्यों? क्योंकि स्पाज्म में चला गया। ठीक है? तो इरेक्टर स्पाइनी मसल्स एंड द नॉर्मल लंबर लॉर्डोसिस इज लॉस्ट। ठीक है? लंबर लॉर्डोसिस आपको क्या लॉस्ट देखने को मिलती है, हम पढ़ चुके हैं। एक टेस्ट होता है स्ट्रेट लेग रेजिंग। ये टेस्ट क्या होता है? पेशेंट को पहले प्रोन में लिटाओ। पहले प्रोन मतलब क्या? इस तरीके से सीधा लिटाया ये दोनों उसके लेग रखे हुए हैं। सपोज ये पेशेंट का लेग है, अब उसको बोलते हैं इसको हिप से फ्लेक्शन करो और उसको उठाओ।
पेशेंट जैसे ही इसको उठाता है 60 डिग्री के ऊपर नहीं जा पाएगा अगर पेशेंट को लंबर में पीआईवीडी हो रखी है। क्यों? तो आप जैसे ही उठाएंगे कैनाल शॉर्ट होगी, कैनाल जैसे ही शॉर्ट होगी नर्व खींचेंगे, पेशेंट को हैवी फील होता है। ये बहुत बड़ा टेस्ट होता है, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट, SLR टेस्ट बोलते हैं। जब भी आपको लगे पेशेंट को ऐसा कुछ पीआईवीडी या शार्टिका कोई नर्व दब रही है, नर्व की अगर जब भी प्रॉब्लम है पेशेंट को आप पहले स्ट्रेट लेटाओ, स्ट्रेट लिटाने के बाद उसको बोलो अब अपने हिप जॉइंट से फ्लेक्शन करो ऊपर की तरफ, वो फ्लेक्शन करेगा, 60 डिग्री के बियॉन्ड नहीं जा पाएगा। 60 डिग्री तो मैं बहुत बोले गया, 40-45 डिग्री पे पेशेंट को पेन फील अच्छा खासा होने लग जाता है। पेशेंट बोलेगा अच्छा अरे वो पेन होने लग गया, पर्टिकुलर उसी रीजन पे, लंबर रीजन पे आप उठवाएंगे या दर्द उसको लंबर रीजन पे फील होगा। क्यों? क्योंकि स्पाइन जो आपकी नर्व है वो खिंचने लग जाती है, और नर्व खिंचेंगी तो फिर वो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट को पेन फील होने लग जाता है। स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आप एक एक करके सारे ऑर्थो में एक एक करके सारे पीडीपी में सारे टेस्ट पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर किस जॉइंट के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तब हमें पता चले। ठीक है, तो लिमिटेशन टू लेस देन 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्रोड्यूसेस पेन डाउन बैक ऑफ द लेग, पूरे लेग और जहां से नर्व से लेके बटक से लेके पूरे में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्लस डॉर्सीफ्लेक्शन करने पे भी, डॉर्सीफ्लेक्शन क्या, ये हमारा फुट है, ये हमारा फुट है, अगर आपको फुट ऊपर की तरफ डॉर्सीफ्लेक्शन कराएंगे तब भी पेन होने लग जाता है, क्योंकि नर्व खींचने लग जाती है। तो दो चीज, हिप के फ्लेक्शन और एंकल जॉइंट पर डॉर्सीफ्लेक्शन जब आप कराएंगे तो पेशेंट को पेन फील होगा। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट आपको क्या क्या, देखो अब एक एक नर्व की यहाँ देखने को मिली है। ये तो आपको पर्टिकुलर मैं आपको इंट्रैपैथी में भी बता चुका था, और आपको एक एक नर्व का याद करना है कि अगर L4 दबती है तो क्या क्वाड्री, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बार बार बोल रहा हूं कि जिस मसल्स की वीकनेस होगी, अगर उस मसल की वजह से कोई जर्क आता है तो वो जर्क चला जाएगा। नी जर्क किस पे करते हैं? पटेलर टेंडन पे। किसकी वजह से आता है? क्वाड्रिसेप्स मसल की वजह से। अगर क्वाड्रिसेप्स मसल की वास्टिंग हो गई, वीक हो गई, तो क्या नी जर्क आएगा? नहीं आएगा। तो L4 सप्लाई करती है क्वाड्रिसेप्स मसल्स को। अगर क्वाड्रिसेप्स मसल्स की वास्टिंग दिखेगी, वीकनेस मिलेगी, सेंसरी इंपेयरमेंट मिलता है मीडियल काफ पे। मीडियल काफ में अगर आपको बोलूं कि ये मेरा थाई है, ये मेरा नी जॉइंट है, ये मेरी काफ है, ये मेरा एंकल जॉइंट है, तो मीडियल काफ पे, ये मेरी काफ का अंदर वाला पार्ट, तो मीडियल काफ पे आपको सेंसरी सेंसेशंस, एबनॉर्मल सेंसेशन उसको पेशेंट को देखने को मिलेंगे। प्लस जो मेरी क्वाड्रिसेप्स मसल है, देखो आप इमेजिन करो, ये मैंने इसको हिप जॉइंट बोल दिया, इसको नी जॉइंट बोल दिया, इसको एंकल जॉइंट बोल दिया। ठीक है, अब इससे ही समझना है, इसी से अभी पूरा समझाऊंगा। तो एंकल पे काफ मसल ये पीछे की तरफ होती है, इसका मीडियल वाले पार्ट पे आपको सेंसेशंस रिड्यूस्ड मिलेंगे। प्लस अगर मैं यहाँ हिप जॉइंट से आम पे बात करूं तो जो ऊपर की तरफ क्वाड्रिसेप्स हैं, इनकी वास्टिंग मिलेगी। यानी जो आप पटेलर टेंडन, जो आपको ऐसा पटेलर रिफ्लेक्स मिलता था क्वाड्रिसेप्स की वजह से, वो अब नहीं मिलेगा, यानी नी जर्क आपका अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है ना, इंपेयर्ड नी जर्क। कौन से रीजन में? जब L4 दबे तो, और L3 L4 में होगा तो L4 मोस्ट कॉमन दबने के चांसेस होते हैं। तो आप ये दिमाग नहीं लगाते, आप ये देखो कि सिम्टम्स पेशेंट को क्या आ रहे हैं, उससे आप ये दिमाग लगाओ कि कौन सी नर्व दब सकती है। आप ये दिमाग नहीं लगाते कि अच्छा ये नर्व दिख रही है तो ये सिम्टम देखेंगे, नहीं, हमें हमेशा सिम्टम देखने होते हैं, उससे हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये नर्व दब रही होगी। तो अगर आपको पर्टिकुलर नर्व के सिम्टम्स नहीं पता तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सी नर्व दब रही है। अगर L5 बोले, L5 में दिखता है वास्टिंग एंड वीकनेस और डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट। डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट क्या होता है? टिबियस एंटीरियर, और प्लस क्या, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस। वास्टिंग दिखती है किसकी? एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। ये सारी की सारी कौन सी मसल्स है? डॉर्सीफ्लेक्सर ही तो है। तो अब क्या मैं कह सकता हूं कि अगर L5 हुआ तो आपको फुट ड्रॉप देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। फुट ड्रॉप जैसे सिम्टम्स देखने को क्यों नहीं मिलेंगे भैया? ये आप देखो, ये एंकल जॉइंट है, आगे की जो टिबियस एंटीरियर सारी मसल्स है, ये फुट को ऊपर की तरफ पकड़ के रखती है कि नहीं रखती? अब ये मसल्स वीक हो जाएंगी तो ग्रेविटी नीचे खींच देगी, नीचे चला जाएगा, इसी को तो आप फुट ड्रॉप बोलते हैं। तो पेशेंट में फुट ड्रॉप देखने को मिलता है अगर L5 दबे। फुट ड्रॉप का मतलब तो ये नहीं होता कंप्लीटली फुट ड्रॉप वो थोड़ा ही नहीं कर पाता, नहीं। जब पेशेंट चलेगा तब पेशेंट चलने के लिए प्रोन करके जब पैर उठाएगा तो वो ग्राउंड क्लियरेंस नहीं कर पाएगा, प्रॉपर नहीं उठा पाएगा। आप पेशेंट को नॉर्मली क्या बोलेंगे? प्रोन में लिटाएंगे, और पेशेंट को प्रोन में लिटा के फिर उसको बोलेंगे कि अब आप उसको अपनी तरफ खींचिए। जैसे पेशेंट आप अपनी तरफ खींचेगा, उसको खींचने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, प्रॉपर खींच नहीं पाएगा, वीकनेस फील होगी। तो आप समझ जाएंगे अच्छा L5 हो रही है। 100% फुट ड्रॉप नहीं मिलता, ये मत बोल देना, वो स्ट्रोक के पेशेंट केस में मिलता है। यहाँ क्या
सिर्फ वीकनेस देखने को मिलती है। तो फुट ड्रॉप जैसे सिम्टम्स नजर आएंगे। ठीक है, अगेन S1 में क्या होगा, बोले S1 में वॉस्टिंग एंड वीकनेस ऑफ प्लांटर फ्लेक्सस। जस्ट उल्टी कर दो उसकी, क्या प्लांटर फ्लेक्सस, क्या ये टिबियस एंटीरियर थी, ये एंकल जॉइंट है ना, ये टिबियस एंड पीछे वाली काफ मसल्स का वीकनेस ऑफ प्लांटर फ्लेक्सस, यानी आपके काफ मसल्स का आपको देखने को मिलता है। सेंसरी इंपेयरमेंट क्या मिलता है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फुट, ये फुट है आपका, इसके लेटरल बाहर वाले लेटरल एस्पेक्ट पे और सोल पे, सोल पे और लेटरल एस्पेक्ट पे सेंसरी लॉस देखने को मिलता है। क्या और वीक, और आप मुझे बता सकते हो इसमें एंकल जर्क चला जाता है, तो एंकल जर्क जाने का मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि S1 किसको सप्लाई कर रही है, प्लांटर फ्लेक्सस को, काफ मसल गैस्ट्रोडेमियस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, किसके लिए, प्लांटर फ्लेक्सर होती है, मेनली प्लांटर फ्लेक्सर होती है, तो एंकल जर्क तो जाना ही है, क्योंकि एंकल जर्क आप क्या करते हो, टेंडो एक्लियस टेंडन पे करते हो, काफ मसल ही तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मैंने फिर कह रहा हूं जो मसल जा रही है वो पर्टिकुलर जिस जग को कराती है आपका वो चला जाएगा। तो ये जो अभी तक आपका था, ये आपका क्या था, ये आपका था कौन सा वाला, पोस्टीरियर लेटरल। वहीं मैं सेंट्रल बोलूं तो आपको देखने को मिलेगा कॉडा इक्वाना सिंड्रोम, और ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कॉडा इक्वाना सिंड्रोम। क्यों, क्योंकि वो पूरा का पूरा सेंट्रली जो आपका कॉडा इक्वाना निकल रहा था, मैंने कहा था यहाँ स्पाइनल कॉर्ड नहीं जाती, यहाँ कॉडा इक्वाना जाता है, तो कॉडा इक्वाना अगर जाएगा तो पूरा ये दबेगा, और पूरा कॉडा इक्वाना अगर दबता है तो उसको बोलते हैं कॉडा इक्वाना सिंड्रोम। इसका सबसे बड़ा सिम्टम होता है ब्लड बॉवल एंड ब्लैडर डिस्फंक्शन प्लस सेक्सुअली डिस्फंक्शन। सेक्सुअली डिस्फंक्शन देखेंगे पेशेंट में, प्लस बॉवल ब्लैडर, यानी क्या ब्लैडर है, एनल स्पिंक्टर, ये सब आपको सबसे अगर खराब देखने को मिल रहे हैं, आप समझ लीजिए कि तुरंत S1 रीजन यानी कॉडा को क्या तुरंत आपको मेनली जो दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पेशेंट कॉडा इक्वाना सिंड्रोम से गुजर रहा है। ये पेशेंट को जो प्रोट्रूजन हो रहा है वो सेंट्रल डिस्क हो रहा है, पूरा सेंट्रली जा रहा है। अगर पेशेंट को बॉवल ब्लैडर चाहता है तो बॉवल ब्लैडर को एकदम बांध लीजिए कि जब भी बॉवल ब्लैडर अगर पेशेंट बोल रहा है कि मेरा लूज हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा यूरिन का, फीकल मैटर का, इन सबका, तो आप बिल्कुल आंखें बंद दिमाग लगा के समझेंगे अच्छा पेशेंट कॉडा इक्वाना सिंड्रोम से जा रहा है, यानी सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन हो रहा है वहां पर। ठीक है, और मैं फिर बोल सकता हूं क्या कि सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन बायलेटरली होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि लेटरली वाले में तो एक साइड, तो सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन आर यूजुअली बायलेटरल। आ गई वही बात, देखो मैं जो बातें बोल रहा हूं वही लिखी हुई है, इसमें कोई अलग से कुछ नहीं चल रहा है। तो लेग पेन क्या होगा, एक्सटेंड बायलेटरली डाउन द बैक ऑफ द थाई, बायलेटरली चलता है और बिल्कुल बैक ऑफ द थाई पर चलता है। जनरली जो अगर आपका कॉडा इक्वाना सिंड्रोम होगा तो जो भी चीजें होंगी वो पीछे की तरफ ज्यादा दिखेंगी, बटल्स, बैक ऑफ थाई, काफ मसल, पीछे की तरफ आपको सिम्टम्स ज्यादा नजर आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आगे नहीं आएंगे, मैंने बोला ज्यादा नजर आएंगे। ठीक है, पेरिस्थेशिया अकर्स इन द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, वही पूरे जहां पर डिस्ट्रीब्यूट, सबसे इंपॉर्टेंट स्पिंक्टर पैरालिसिस मिलेगा, लॉस ऑफ ब्लैडर एंड यूरेथ्रल सेंसेशन। प्रोट्रूजन में हमने क्या बोल रहे हैं कि हमने फिर वही बात कर रहे हैं, हमने अगेन आपको बार बार बोला है कि अगर कोई चीज अगर सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन हुई है तो वो पूरी क्या कॉडा इक्वाना दबाएगी, तो जो सिम्टम्स दिखेंगे वो जनरली दोनों लेग्स में दिखेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ की नर्व दब रही है। अगर पोस्टीरियर लेटरली हो रहा था तो एक तरफ की दिख रही थी, इसलिए हमने क्या कहा था कि इन पोस्टीरियर लेटरली सिम्टम्स अपीयर यूजुअली यूनिलेटरल, और वहीं अगर सेंट्रल डिस्क अगर दोनों पैरों में आपको नजर आ रहा है, दोनों लेग्स में सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप क्लियर कट बोल सकते हैं कि अच्छा ये जो प्रोट्रूजन हो रहा है सेंट्रल डिस्क हो रहा है, क्योंकि दोनों लेग्स में आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट बन जाता है कि अगर पेशेंट के बाइलेटरल दिख रहा है, दोनों लेग्स में दिख रहा है, तो आप समझ लें इससे कि जो हो रहा है वो सेंट्रल डिस्क हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ की नर्व दब रही है ना, दोनों लेग्स की, यानी कंप्लीटली नर्व दब रही है, दोनों लेग्स की दब रही है, यानी दोनों अफेक्ट हो रही है, यानी क्या बाइलेटरल देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर यूनिलेटरल मिल रहा है तो आप बोल देंगे अच्छा ये सेंट्रल डिस्क ना हो के पोस्टियोलेटरली है, और सेंट्रल डिस्क को हम पोस्टियोमीडियली भी बोलते हैं, बात कर चुके हैं हम इस पे। ठीक है, तो वहीं लेग पेन पे मैंने क्या कहा, अब जो भी लेग पेन होगी यहाँ पर जो भी बातें होंगी वो बाइलेटरली के लिए होंगी। तो जनरली जो इसमें जो आपको सिम्टम्स नजर देखने को मिलते हैं वो बैक ऑफ द थाई, बैक ऑफ द काफ मसल, जनरली मैं बोल रहा हूँ वो आपको जो ज्यादातर पेन और ऐसे देखेंगे वो पीछे की तरफ ज्यादा देखेंगे। तो लेग पेन आपको एक्सटेंड बायलेटरली डाउन द बैक ऑफ द थाई, आपके थाई के बैक की तरफ, और ये सबको आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पेरिस्थेशिया मतलब क्या, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, जो कुछ भी मिल रहा है वो भी बैक ऑफ द थाई ही
मिलना है। सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपसे फिर कह चुका हूं कि स्फिंक्टर पैरालिसिस यानी क्या, ये सबसे बड़ा क्वाडा इक्वाना का सिंड्रोम है। अगर पूरी क्वाडा इक्वाना दिख रही है, पूरी, मैं फिर बोल रहा हूं अगेन, सेंटर डिस्प्रोजन कंप्लीटली, तो स्फिंक्टर पैरालिसिस देखने को मिलेगा, यानी लॉस, और यानी पेशेंट इनकॉन्टिनेंस को पता नहीं चलेगा वो कब यूरिन कर देगा, कब फीकर निकल, उसका कंट्रोल चला जाएगा। तो लॉस ऑफ ब्लैडर एंड यूरिथ्रल सेंसेशन विद इंटरमीडिएट और कंप्लीट रिटेंशन ऑफ यूरिन अकर्स इन मोस्ट पेशेंट। व्हाट इज इंटरमीडिएट और कंप्लीट रिटेंशन, हम इस पे पहले बात भी कर चुके हैं पहले, अगर आपको याद हो तो। इस पे क्या रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को, देखो पेशेंट की अर्ज खत्म हो चुकी होती है, पेशेंट हमें, अगर हमारा यूरिनरी ब्लैडर भर रहा है तो हमें पेन या फिर एक क्या अर्ज, एक रिसेप्टर्स एक्यूमुलेट होते हैं ना, हमें कैसे पता चलता है कि ब्लैडर फुल हो गया, हमें इसको एम्प्टी करना है, क्योंकि रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। तो क्वाडा इक्वाना के, और वो रिसेप्टर लेके कौन जाती है, नर्व, अगर वो नर्व चली गई तो अब रिसेप्टर होंगे नहीं। तो अब अगर आपका ब्लैडर भर गया तो आपको फील ही नहीं होगा कि इसे खाली करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, खाली किससे करते हैं, स्फिंक्टर को रिलीज करके। स्फिंक्टर किससे चलता है, नर्व से। अब वो नर्व हमें पता नहीं चल रही तो अब हमारे हाथ में खाली करने की पावर भी चली गई, यानी तो पेशेंट का क्या, रिटेंट यूरिन ब्लैडर में भरी रह जाती है बहुत टाइम तक, और जब बहुत ज्यादा भर जाती है तो कंप्लीटली इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, उसे पता नहीं चलता और कब यूरिन बाहर निकल गई। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है प्रॉपर क्वाडा इक्वाना सिंड्रोम को लेके, हम इसको लेके चल सकते हैं। तो ये तो मैंने बॉबल के लिए बात, ये मैंने ब्लैडर के लिए बात करी, मैं बॉबल के लिए कर देता हूं। एनल सेंसेशन चले जाएंगे, है ना। एंड एंक्योप्राइस कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि उसको कब आ रही है कब नहीं आ रही है, तो फीकल मैटर है, जैसे यूरिन निकलती है वैसे ये भी निकल सकते हैं, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होंगे, है ना। ये सारी चीजें आपको देखने को इसमें मिल सकती हैं। वहीं मैं बात करूं कि सेंसरी लॉसेस, तो सेंसरी लॉसेस आपको मोस्ट कॉमनली मिलते हैं एक्सटेंड ओवर ऑल पार्ट ऑफ दिस सेक्रल एरिया, यानी जो हमारा सेक्रम एरिया ना, पूरा एनल, इंगुइनल, वो लिंगुअल एरिया, और ये जितना हमारा जो हमारा ये पर्टिकुलर एरिया पार्ट है हमारा, उस पर्टिकुलर सेक्रम वाले पार्ट पर हमें पूरा सेंसरी लॉस देखने को इसमें मोस्ट कॉमन मिलते हैं। इसको सैडल एनेस्थीसिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी सैडल, सेक्रम या फिर इन रीजन पर सर्जरी करनी पड़ती है ना, तो तब एनेस्थीसिया दिया जाता है, उस एनेस्थीसिया को बोलते हैं सैडल एनेस्थीसिया। तो पेशेंट को ऐसा ही फील होता है, उस पर्टिकुलर उस पार्ट को उसका सेंसरी लॉस हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता ना, पेन समझ, भैया उधर समझ ही नहीं आ रहा तभी तो आपका एनल चला गया, उधर समझ नहीं आ रहा तभी तो आपका यूरिथ्रा ब्लैडर चला गया, सब उसी एरिया में तो है ही, सैक्रल एरिया वही तो होता है पर्टिकुलर हमारा। तो वहां पर ऐसा लगता है कि जैसे पेशेंट को सैडल एनेस्थीसिया दे दिया गया हो, मगर ये ऑपरेटिव में दिया जाता है, मगर सेम वैसे ही सिम्टम देखने को मिलते हैं। मोटर लॉस में यूजुअली प्रेजेंट एज फुट ड्रॉप देखने को मिल सकता है। कब, अगर डॉर्सी फ्लेक्सर चलेगा तो फुट ड्रॉप मिलेगा, और प्लांटर फ्लेक्सर चलेगा तो बोले काफ मसल चली जाएगी, फिर आप टोस पे खड़े नहीं हो पाएंगे। ये सबसे बड़ी पहचान आपको बता रहा हूं बार बार, कि अगर डॉर्सी फ्लेक्सर्स गए तो आप पेशेंट को लिटा के बोलो कि अपने फुट को पीछे खींचो, वो पीछे खींच नहीं पाएगा, वीकनेस आएगी। अगर आप प्लांटर फ्लेक्सर चलेगा तो सर वो आप बोलोगे मैं काम करूंगा, मैं इसको ऐसे बोल दूंगा, ऐसे कर दो, तो वो तो कर ही लेगा। क्यों, क्योंकि नीचे ग्रेविटी खींच रही है, भले उसमें पावर हो काफ में या ना हो, आप तो फेल हो गए ना। फिर कैसे पता करें, टोस पे खड़े होके देखो, अभी आप जैसे ही टोस पे खड़े होते हो, टोस पे आपकी पूरी काफ मसल खींचती है, पीछे की काफ मसल पूरी आपको खींच के रखती है, तब आप टोस पे खड़े हो पाते हैं। तो जिनकी काफ मसल वीक होती है वो टोस पे खड़े नहीं हो पाते। आप जिम पर जाते हो, जब भी आप काफ मसल की स्ट्रेंथनिंग करते हो जिम में जाकर, अगर आपने करी है तो आप कंटिन्यूसली कैसे करते हैं, टोस पे ऐसे ऊपर, बार बार उठते नीचे हैं। तो टोस पे खड़ा हम किस वक्त, टोस पे अगर हम खड़े हो पाते हैं तो हमारी काफ मसल की वजह से। और फुट ड्रॉप क्या, डॉर्सी फ्लेक्शन कर पाते हैं तो हमारे एंटीरियर टिबियस एंटीरियर और हमारे डॉर्सीफ्लेक्सस की वजह से। ठीक है, ये याद रखना। ये अगर हमें पेशेंट में टेस्ट करना है कि उसके डॉर्सीफ्लेक्सस गए हैं कि प्लांटर फ्लेक्सस, तो हमें इन पे वर्क करके पेशेंट को देखना होता है। पेशेंट का हम डॉर्सीफ्लेक्सस देख लेते हैं, मगर प्लांटर फ्लेक्सस में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो जब भी काफ मसल की टेस्टिंग करनी है या काफ मसल की स्ट्रेंथनिंग भी करवानी है, भैया आपको स्ट्रेंथ देखने के लिए क्या करोगे, टोस पे खड़े करो, जो स्ट्रेंथ देखने के लिए करते हो उसी से स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, और क्या करोगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग हम उसी की इसी तरीके से कराते हैं। रिफ्लेक्स लॉस मिलेंगे, एंकल जक्स मिलेंगे। एंकल जक्स क्यों, मैं बात कर चुका हूं। एंकल जक्स किसकी, काफ मसल की वजह से होते थे, तो आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं इन्वेस्टिगेशंस में आपको कंप्लीटली उसमें बताया था सर्वाइकल वाले में, वही एमआरआई वाले में। और इससे पहले मैं वर्टिबल इंजरी वाला पढ़ा था, उसमें मैंने आपको एक एमआरआई, उससे अगर आपको नहीं आता उससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखना, उसमें आपको समझ आएगा कि मैंने आपको प्रॉपर एक एक्सरे दिखाया था कि कौन सा कोरोनरी एक्सरे में क्या दिखता है, सजाइटल एक्सरे में क्या दिखता है, ऑब्लिक एक्सरे में क्या दिखता है,
सारे एक्सरेज दिखाई थी, तो वही सारे एक्सरेज हम इसमें देखते हैं। तो स्ट्रेट एक्सरे में आपको लंबोसेकल स्पाइन का तो जिधर देखना उसका एक्सरे करवाओ। एक्सरे में तो आपको सिर्फ बोनी फीचर्स दिखेंगे, तो आपको क्या दिख जाएगा कि अगर डिस्क स्पेस लूज हो रहा है तो वो आपको दिख जाएगा। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बर्ड स्टार्टिंग में पढ़ा के आ चुका हूं कल पूरा। क्या अगर मैं आपको बोलूं L4 L5 पे स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो रहा है, इसका मतलब क्या कि L4 एंटीरियरली शिफ्ट हो रही है L5 पर, बताया था। और इसका उल्टा क्या होता था, रेट्रोलिस्थेसिस, वो सिर्फ 10% देखने को मिलता था, उससे भी कम। तो ये कल मैंने आपको सारा स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के ऊपर पूरा मैंने आपको समझाया था, ठीक है। ये सारे क्या बोनी सिम्टम्स है, तो एक्सरे में देख सकते हैं। मगर एमआरआई में आपको क्या डिस्क कितनी कंप्रेस हो रही है, नर्व कौन कौन सी दब रही है, स्पाइनल कॉर्ड कितना क्या हो रहा है, तो वो आपको एमआरआई में देखने को मिलेगा। सीटी स्कैन में भी आप एक डिस्क प्रोट्रूजन वगैरह देख सकते हैं, डिस्क पीछे की तरफ कितना जा रही है ना, कौन सी रूट को कंप्रेस कर रही है। प्लस आप जॉइंट्स की हाइपरट्रॉफी भी देख सकते हो। सबसे बड़ी चीज स्पाइनल कैनाल का डायमीटर, क्योंकि जो नॉर्मल स्पाइनल कैनाल का डायमीटर उससे वो छोटा अब हो चुका होगा, तभी तो स्पाइनल कॉर्ड दबेगी ना। स्पाइनल कैनाल छोटा हो जाना चाहिए, वरना दबेगी कैसे, आप भी समझते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे मैं आपको जैसे सर्वाइकल में करते थे वो इसमें करते थे। दो अप्रोच मैंने आपको बताई थी, एक बताई थी एंटीरियर अप्रोच, एक आपको बताई थी पोस्टीरियर अप्रोच। मैंने आपको सीधा कहा था कि ये आपकी बॉडी है, ये आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये आपकी स्पाइनस प्रोसेस है। मैंने कहा था कि जब भी बॉडी पर जितना काम करते हैं उसको आप बोलते हैं एंटीरियर अप्रोच। अब बॉडी में डिस्क भी आ जाती है, ठीक है ना, तो डिस्क बॉडी पे जितना भी काम करोगे एंटीरियर अप्रोच। वहीं लैमिना, ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस पे काम करोगे तो आप इसको बोलते हैं पोस्टीरियर अप्रोच। ये याद रखना है। अगर आपसे कोई बोले एंटीरियर अप्रोच पे हमने काम करा, इसका मतलब क्या कि हमने डिस्क और बॉडी पे काम करा है। वहीं हमने बोला पोस्टीरियर अप्रोच, तो इसका मतलब है कि हमने मे बी लेमिना पे काम करा होगा, या ट्रांसवर्स प्रोसेस पे या स्पाइनस प्रोसेस पे काम करा होगा। हमारा एक ही काम है कि स्पाइनल कैनाल ऑपरेटिवली काम क्या है, हमारा एक ही काम है कि स्पाइनल कैनाल, जिसमें से स्पाइनल कैनाल जो छोटी हो रही है उसको बड़े करो। बड़े कैसे करोगे, बोले आसपास के जो स्ट्रक्चर्स है उन्हें काटो। ये या तो पहला काम क्या है कि जो डिस्क जा रही थी उस डिस्क को निकालो, यानी कंजर्वेटिव आप एनाल्जेसिक, मतलब क्या पेन किलर्स वगैरह देते हो, पेशेंट को बोलते हो हैवी वेट लिफ्टिंग मत करो, आगे की फ्लेक्शन कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर देते हो फ्लेक्शन, क्योंकि आगे झुकोगे जैसे ही डिस्क और पीछे निकल जाएगी। अब जितनी भी एक्सरसाइजेस कराएंगे वो सब एक्सटेंशन वाली कराएंगे। बेड रेस्ट बोलेंगे, हम पढ़ चुके हैं, रेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मसल स्पासिटी में नहीं जाएगी। ऑपरेशन में क्या, ऑपरेटिव कब कराओगे, जब बहुत भयंकर पेन हो, सीवियर अनलिमिटेड, क्योंकि इससे इसके लिए, वरना फिर सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। कंजर्वेटिवली हम पूरा ठीक करते हैं, मगर बहुत ज्यादा हो जाए कि सीवियर पेन है, कंजर्वेटिव मेजर वहां काम नहीं कर रहे हैं, एक्यूट अटैक्स आ रहे हैं खतरनाक पेन के, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट हो रहा है पेशेंट, अनलिमिटेड पेन है, तो वहां फिर आप बोलेंगे कि आप इसकी आप सर्जरी करा लीजिए। वरना 90% केसेस में एक फिजियोथेरेपिस्ट उसको ठीक करता है। जब बहुत एक्सटेंड हो गई तो फिर हम उसकी सर्जरी के लिए जाते हैं। सर्जिकली देखो ये सारा ट्रीटमेंट हम ऑर्थो में देखेंगे कंप्लीटली, अभी हम ऑपरेटिव देखेंगे। ऑपरेटिव में मैं आपको बता चुका था, दो डिस्क की टोमी करेंगे, यानी ये एंटीरियर अप्रोच है। डिस्क की टोमी दो तरीके से करते हैं। क्या कैसे कैसे करते हैं, बोले सर पर्टिकुलर, या तो अगर आप सिर्फ इतने पार्ट को हटा रहे हो जो बाहर आई, इसको बोलते हैं माइक्रो डिसेक्टोमी, यानी छोटा पार्ट डिस्क। और मैं अगर बोल दूं कि पूरी डिस्क ही खराब हो गई, पूरी हटा के उसके बदले अगर आप एक प्रोस्थेटिक डिस्क, नकली डिस्क डालते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक इन क्या आईवीडी रिप्लेसमेंट, यानी माइक्रो डिसेक्टोमी थ्रू अ फेनेस्ट्रेशन बिटवीन द लैमिना। जो नर्व रूट रिट्रैक्ट जो दब रही थी उसकी वजह से, पर्टिकुलर लिफ्ट की वजह से, इस पर्टिकुलर इसकी वजह से सिर्फ इतने को ही काट देते हैं, पूरे को नहीं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो डिसेक्टोमी। वहीं मैं बोल दूं इस पूरे को निकाल के दूसरी लगा दूं, जब पूरी खराब हो गई है, आपको लगता है कि नहीं ये तो पूरी खत्म हो गई, तो फिर उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक इंटरवर्टिबल डिस्क रिप्लेसमेंट। यहां पूरी की पूरी बदल देंगे। तो थ्रू एन एब्डोमिनल अप्रोच, आगे से एब्डोमेन से काट के द ओपनिंग डिस्क इज रिमूव्ड, जो खराब हो गई उसे बाहर निकाल के उसे आर्टिफिशियल डिस्क से आप रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। परक्यूटेनियस प्रोसीजर, एस्पिरेशन, लेजर, और आप लेजर वगैरह और इनसे भी आप ट्रीटमेंट, ये डिस्क को आप चेंज कर देते हैं, ठीक है। लंबर फ्यूजन कर देते हैं। लंबर फ्यूजन का मतलब क्या होता है लंबर फ्यूजन मतलब क्या कि पर्टिकुलर दो लंबर्स को आपस जब लगता है कि अब कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हमने ऐसे, आपको अगर आपको याद आ रहा हो, क्रेनियोवर्टिबल जंक्शंस, वहां पे हम सर्वाइकल में भी पढ़ के आए थे कि C1 C2 और ऑसिपिटल को फ्यूज कर देते थे। C1 C2 जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो फ्यूज कर दो, मगर यहाँ फ्यूज करना बहुत खतरनाक हो जाता है, पेशेंट की मोबिलिटी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। वो बिल्कुल एंड स्टेज होता है कि जहां लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप फ्यूज कर दो, तो फ्यूज बिल्कुल लेटर स्टेज हो जाती है, ठीक है आपकी। तो फ्यूज बिल्कुल लेटर स्टेज पे जाएंगे, जहां लगता है जब सब खत्म तब फ्यूज करना है। और सेंट्रल डिस्क को जो है लेमिनेटोमी हम पढ़ ही चुके हैं। लेमिनेटोमी किसके अंदर आएगा, पोस्टीरियर अप्रोच, डिस्क के पीछे लेमिना होता है, उसको काट देंगे,
तो काट देंगे तो क्या जो कैनाल है उसके लिए जगह बढ़ जाएगी, तो जो दब रही है तो अब क्या हो जाएगा, पीछे जगह हो जाएगी, तो स्पाइनल जो कॉर्डा क्वाना वेरा है उसको जगह मिल जाएगी। अब तो यही हम करते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। यही हमारा काम है कि जो कैनाल शॉर्ट हो रही है बस उसको करना है, कैसे भी करें, या सिम्टम्स पे काम करो या सर्जरी करके हम इस पे काम करो। That's all about for today's lecture.